हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। आज हम समझने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक इंटरेस्ट ग्रॉस वर्सेस नेट अंडर जीएसटी। इससे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। दिस इज सीए भावेश मित्तल एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो लेट्स प्रोसीड ऑन द टॉपिक फॉर टुडे। ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ग्रॉस वर्सेस नेट का, ये हाल ही में इतना फेमस कुछ इस तरह के सर्कुलर्स के कारण चल रहा है। यहाँ अगर अपन ध्यान दें स्क्रीन पे, तो ये सर्कुलर सीबीईसी ने इशू किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने। और जब मैं इस सर्कुलर का 4th पैराग्राफ को पढ़ता हूँ तो कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है। Doubts have been raised by the field formations, यानी कि departmental officers, whether the interest has to be paid on the gross tax liability or net cash liability. In this regard, the provisions of Section 50 are very clear. देखते हैं कितना clear है. That interest liability is required to be paid on the tax liability that is paid belatedly, either through cash or utilization of input tax credit. In other words, interest is required to be paid on the total amount of tax liability as shown in 3B or net tax liability. समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सपोज मैंने अपना GSTR 3B फाइल करा एंड उसमें मैंने 1 लाख रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी दिखाई। उस आउटपुट लाइबिलिटी में मेरे पास करीब 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था और जो बैलेंस 50,000 था मुझे कैश में पे करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3B की फाइलिंग डेट 20 तारीख होती है, अभी कुछ स्टैगर्ड मैनर में उन्होंने अलाउ भी किया है। तो सपोज 20 तारीख लेके चलते हैं, 20 तारीख की 3B की डेट थी, पर मुझे 30 तारीख को मैंने फाइल कर पाया, यानी कि मुझे 10 दिन का डिले हो गया। क्या जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा डिले में वो 1 लाख रुपए पे होगा कि जो 50,000 रुपए मैंने कैश में पे किया सिर्फ उस अमाउंट पे होगा, यानी कि आउटपुट 1 लाख माइनस इनपुट 50,000, जो नेट टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि जो 1 लाख रुपए मैंने डिक्लेयर किया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, मैं पैरा 4th की लास्ट लाइन में हूं, इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज शोन इन 3B। ये बात कर रहे हैं जो 1 लाख रुपए मैंने अपने 3B में डिक्लेयर करा रिगार्डलेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस पे इंटरेस्ट लेने की। और ये भी बोलते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 आर वेरी क्लियर। आगे हम चल के देखते हैं कि जो सेक्शन 50 के प्रोविजन ये वेरी क्लियर बोल रहे हैं वो कितने क्लियर हैं। ये सेक्शन 50 के 2 सबसेक्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, जहां पे बोलता है कि हर एक आदमी जिसको टैक्स देना है एक्ट के प्रोविजंस या रूल के प्रोविजंस के हिसाब से, लेकिन वो टैक्स या इंटरेस्ट टैक्स नहीं दे पाता, फेल्स टू पे द टैक्स, तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसका रेट होगा 18%। इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? 18%। और इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बोलता है कि मैनर प्रिस्क्राइब होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। दोस्तों, इंटरेस्ट एक टैक्सेबल पर्सन को देना होगा। कब देना होगा? जब वो टैक्स का पेमेंट को फेल करता है या नहीं दे पाता है। दूसरा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैनर है वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और जीएसटी एक्ट में जहां भी ये प्रिस्क्राइब वर्ड आता है, इट मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। क्या इसके लिए रूल्स हैं? जी नहीं। सेक्शन 50 के लिए टिल डेट कोई भी रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये बहुत ही अच्छे से सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जब भी आपका कोई मैकेनिज्म टू कलेक्ट टैक्स या इंटरेस्ट फेल होता है तो उसकी लेवी भी फेल हो जाती है। ये आपका बीसी श्रीनिवासा रेड्डी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एंड अकॉर्डिंगली ये जो सेक्शन है वो भी अपने आप में डिफंग है। तो जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर था, सेक्शन 50 इज वेरी क्लियर नहीं है। दूसरा, जो आउटपुट में टैक्स लेने वाली बात है वो भी सेक्शन 50 में कहीं भी डायरेक्टली निकल के नहीं आ रही है। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयरऑफ टू द गवर्नमेंट, यानी कि फेल्स टू पे द टैक्स, पर उसमें कहीं भी कोई मैकेनिज्म या क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इस केस में किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लेके चलना है। तो जो वो बोल रहे हैं कि प्रोविजंस आर वेरी क्लियर, वो बात तो बिल्कुल भी सही है नहीं। दूसरा, जो जीएसटी काउंसिल है उसकी 31st मीटिंग हुई थी 22 दिसंबर 2018 में। उस मीटिंग में उन्होंने ये
क्लियर कर दिया, इन प्रिंसिपल उन्होंने अप्रूवल लिया कि जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट पे पे होगा जो हम कैश में पे कर रहे हैं। यानी कि हमारे एग्जांपल में जो आउटपुट 1 लाख रुपए था और जो 50,000 इनपुट था, वो माइनस करने के बाद the amount which I am paying in cash, only that is liable to interest as per this council meeting. Further, काउंसिल मीटिंग की बात को ध्यान में रखते हुए जो अपना फाइनेंस एक्ट 2019 आया, उसमें वो अमेंडमेंट लेके आ गए, और वो भी अमेंडमेंट सेम लाइन पे है। अमेंडमेंट क्लियर बोलता है कि द इंटरेस्ट शैल बी लेवीड ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द कैश लेजर, that is debited by that is paid by debiting the cash ledger। यानी कि वो अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जो आपने कैश में पे किया है। यानी कि जो आप इनपुट से पे कर रहे हैं 50,000, उस पे कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। ये अमेंडमेंट ही ऑलरेडी लेके आ चुके हैं फाइनेंस एक्ट में, जो कि अब जीएसटी एक्ट का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। लेकिन 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 जो सारा क्वेश्चन और जो सारी की सारी कंफ्यूजन अभी मार्केट में फैली हुई है, वो इस कारण से फैली हुई है कि फाइनेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने बोला था कि ये हम नोटिफाई करेंगे। अब अगर गवर्नमेंट इस सेक्शन 100 को प्रोस्पेक्टिव नोटिफाई करती है तो लोगों को और प्रोफेशनल्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मानेंगे ही नहीं कि आप इसको प्रोस्पेक्टिव बोल ही नहीं सकते। और अगर गवर्नमेंट इसको रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफाई करती है तो रेट्रोस्पेक्टिव में जो उन्होंने इतनी इंटरेस्ट की क्या बोलते हैं रिकवरी की हुई है, वो सारा इंटरेस्ट उनको वापस देना पड़ेगा। इन दैट केस गवर्नमेंट स्टैंड ये लेके चल रही है कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव बोलेंगे, लेकिन क्या उनका ये बोलना सही है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क विच इज प्रिविलेंट एज ऑफ नाउ। तो आइए समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसकी डेट टिल डेट नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन अलाइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 1997 का, जहां उन्होंने क्लियर कट एक सेटल्ड प्रिंसिपल बना दिया कि अगर कोई प्रोविजो इंसर्ट होता है, जो कि ये इंसर्ट हुआ है सेक्शन 50 में, और वो प्रोविजो मेन सेक्शन को वर्केबल बनाता है, याद रखिएगा वो प्रोविजन मेन सेक्शन को वर्केबल बनाता है, और वो प्रोविजन कुछ ऐसा नेचर का है जो कि ऑब्वियस ओमिशन है, मतलब जो पहले से ही पार्ट होना चाहिए था लॉ का, लेकिन ओमिट हो गया, गलती से ओमिट हो गया, और वो प्रोविजन क्लैरिफिकेटरी है, उस लॉ को रीजनेबली इंटरप्रेट करने के लिए बहुत जरूरी है। इन दैट केस, उस केस में वो प्रोविजन भले ही करेंटली इंसर्ट हुआ, उसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन माना जाएगा, भले ही उसका नोटिफिकेशन आ जाया हो, पर उसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में माना जाएगा। यानी कि अगर हम सेक्शन 50 को देखते हैं, सेक्शन 50 में कहीं भी नहीं बताया था कि टैक्स किस पार्ट पे कैलकुलेट होगा एज फार एज डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B इज कंसर्न। तो ये जो प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, ये इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए लग रहा है। दूसरा, ये ऑब्वियस ओमिशन भी लग रही है। अकॉर्डिंगली ये क्लैरिफिकेटरी नेचर का प्रोविजन बनता दिख रहा है, जिसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होना चाहिए। जब ये अमेंडमेंट नहीं आया था, यानी कि ये सेक्शन 100 में, तो कुछ कोर्ट के ऐसे जजमेंट थे, जैसे कि बहुत फेमस जजमेंट है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने काफी सारी बातें लिखी सेम मैटर पे, और उन्होंने अगेंस्ट में जजमेंट दिया कि जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा आपका ग्रॉस पे लगेगा, यानी कि अपने एग्जांपल पे 1 लाख रुपए पे लगेगा, अपने एग्जांपल पे 1 लाख रुपए पे लगेगा। क्यों लगेगा, उसके उन्होंने कुछ रीजन बताए। 3 रीजन जो उन्होंने कहे। फर्स्ट, कि जो क्रेडिट की एंटाइटलमेंट है वो आपको तब आती है जब आप उसको रिटर्न में एज अ सेल्फ असेसमेंट क्रेडिट ले लेते हो और वो आपके क्रेडिट लेजर में हिट हो जाती है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक आप क्रेडिट को अपने रिटर्न में नहीं ले जाते, जब तक आप अपने क्रेडिट को रिटर्न में नहीं ले जाते, वो क्रेडिट आपका समवेयर इन द क्लाउड है, और जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं ले जाओगे तब तक आपका क्रेडिट मटेरियलाइज नहीं होगा। तो यानी कि जब आप उसको रिटर्न में ही क्रेडिट को लोगे, देन ओनली वो क्रेडिट आपका एक्चुअल क्रेडिट बनेगा। और उन्होंने एक बात और लिखी, उन्होंने ये लिखा कि जो काउंसिल की रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ अभी एक रिकमेंडेशन है, और ये लॉ का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था। और इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया, अनफॉर्चुनेटली द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर स्टिल
on papers and therefore we cannot interpret section 50 in light of proposed amendment. यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ये अमेंडमेंट आ जाए तो हम नेट पे अलाउ कर भी दें, लेकिन अभी अमेंडमेंट आया नहीं है, और क्योंकि अमेंडमेंट नहीं आया है इसीलिए उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगेगा। लेकिन अब तो अमेंडमेंट आ गया है, और अमेंडमेंट अगर मैं अलाइड मोटर्स के हिसाब से पढ़ूं तो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव भी है। तो क्या ये जजमेंट की वेरासिटी आज की डेट में एज इट इज है कि ये जजमेंट अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ये जजमेंट का ये पार्ट अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है वो अमेंडमेंट आने के बाद? इसका जवाब आपको मिल जाएगा हाल ही के मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में। मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया, ध्यान दीजिएगा, मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि उनके व्यू में सेक्शन 50 का जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, क्योंकि वो क्लैरिफिकेटरी है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 50 का जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है क्योंकि वो क्लैरिफिकेटरी है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 50 का इंटरेस्ट है वो लेवी होगा सिर्फ और सिर्फ कैश कंपोनेंट पे, जो कि इनलाइन बात है। तीसरी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात और कही, जो हम तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट देख रहे हैं उसमें जो लास्ट वाला पार्ट मैंने रेड किया हुआ है, उन्होंने कहा कि तब सेक्शन 50 का अमेंडमेंट नहीं आया हुआ था तो वो जजमेंट स्टैंड करता था, लेकिन क्योंकि वो सेक्शन 50 का अमेंडमेंट अब आ चुका है और वो लॉ का इंटीग्रल पार्ट है, देयरफॉर ग्रॉस अमाउंट पे कलेक्ट करना बिल्कुल भी जायज नहीं है और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मान के रखा जाएगा। लेकिन निर्मला मैडम भी जिद्दी है। अब निर्मला मैडम क्या कर रही हैं, वो ट्वीट कर रही हैं, वो ट्वीट करके ये बोल रही है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और उसके बाद हम उसको ग्रॉस पे इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, और वो अपने सारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को यही जानकारी दे रही हैं कि इंटरेस्ट आपको ग्रॉस में कैलकुलेट करना है, और जो सेक्शन है जो अमेंडमेंट का सेक्शन है वो नोटिफाई प्रोस्पेक्टिव डेट से होगा, जिस दिन तेलंगाना और अदर स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने अमेंडमेंट कर देंगे। क्या ये ट्वीट की कोई लीगल वेरिसिटी है? इन माय व्यू नो। ये ट्वीट करने से पहले उनको ये सारी बातें तो सोचनी चाहिए थी, जो मेरिट्स की बातें हैं कि ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव क्यों माना जाना चाहिए और किस लिए माना जाना चाहिए, पर उन्होंने ऐसी कोई भी बात यहाँ पे कंसिडर नहीं करी, उन्होंने बस ट्वीट कर दिया। तो कुल मिला के जो व्यू है वो ये है, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ग्रॉस पे दो, लेकिन कोर्ट्स बोल रहे हैं कि आप नेट पे दो। एक एसएससी क्या करे, व्हाट ही शुड डू? प्रतिभा प्रोसेसर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंटरेस्ट कंपेंसेटरी नेचर का होता है और इंटरेस्ट सिर्फ उस पार्ट पे लेना चाहिए जो एक्चुअली एसएससी ने विथहेल्ड किया है। हमारे एग्जांपल में एसएससी ने कितना विथहेल्ड किया? आउटपुट में 1 लाख था, इनपुट उनके पास 50,000 था। अगर वो 10 दिन डिले भी फाइल कर रहे हैं तो उन्होंने 50,000 ही तो विथहेल्ड किया ना, क्योंकि 50,000 तो इनपुट ही गवर्नमेंट के पास है, वो इनपुट को मैं यूज ही नहीं कर सकता अदर देन लायबिलिटी, तो विथहेल्ड अमाउंट तो मेरा 85,000 हुआ। इन दैट केस इंटरेस्ट ये जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट था मेगा इंजीनियरिंग के केस में, उन्होंने प्रतिभा प्रोसेसर्स के जजमेंट को कंसिडर ही नहीं किया, तो वो जो केस है इट्स नॉट वेरी साउंड ऑन इट्स मेरिट्स। दूसरा आइचर मोटर्स का भी केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट इज एज गुड एज टैक्स पेड, यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट है तो इट्स मोर और लेस इक्विवेलेंट टू टैक्स पेड। ये सारे के सारे जजमेंट्स को कंसीडर करते हुए काफी सारे कोर्ट्स ने, लाइक दिल्ली का ही अपना केस है लैंडमार्क लाइफस्टाइल के केस में, हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में स्टे दिया है ग्रॉस इंटरेस्ट रिकवरी पे, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, एंड उम्मीद है कि काफी सारे हाई कोर्ट्स और इसमें फेवरेबल जजमेंट देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट इज रियली अ कंपेंसेटरी करेक्टर and accordingly it should be on the actual amount of tax withheld, that is after utilization of input tax credit. And with this आपको कमेंट करके बताना है नीचे कि आपके हिसाब से इंटरेस्ट ग्रॉस पे लगना चाहिए कि नेट पे लगना चाहिए एंड क्यों। थैंक यू सो मच फॉर योर पैशनेट लिसनिंग।